जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए राजस्थान का जिला दर्शन, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया। उसके बाद में अजमेर जिला RJ01 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी क्लास है अलवर के लिए और अलवर जिले का पूरा संपूर्ण अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो एक ही क्लास के अंदर आपको सारा वो सिलेबस और सारी वो तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जानकारी, स्टैटिक जीके वगैरह, जिसके अंदर इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, आपकी ज्योग्राफी, ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो हम इसके अंदर कवर करते हुए जाएंगे। तो आप बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक। बहुत ही उपयोगी आपकी क्लास है, विशेष तौर से CET और सभी आने वाली भर्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास है अलवर जिले के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। अलवर जिला जो राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ये स्थित है और इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार, राजपुत्रों का शहर, और इसका शुभंकर है सांबर इसका शुभंकर है अलवर जिले का। और कल हमने अजमेर का पढ़ा था, अजमेर का खड़मोर है वो उसका शुभंकर है, और अलवर का है सांबर। राजस्थान का सिंह द्वार, राजपुत्रों का शहर। अब इसके बारे में उपनाम है, वो है राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड। उसके बाद में राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, और प्राचीन नाम है अलवर के अलगपुर और सालो प्रदेश। क्या है प्राचीन नाम अलवर के? अलगपुर और सालो प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान का अलवर जिला, जिसके अंदर निमराना है, ये स्मार्ट सिटी है। उसके बाद में ये जापानी जोन क्षेत्र है। इसके बाद में राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र औद्योगिक पार्क है। ये राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसके बाद में दक्षिण कोरियाई जोन की स्थापना यहाँ पर की गई है। निमराना की बावड़ी मार्च 2018 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित की गई है। इसके बाद में है भिवाड़ी राज्य का नवीनतम मैनचेस्टर कहलाता है। फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी द्वारा ग्लास प्लांट यहाँ पर भिवाड़ी में स्थापित किया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में है हमारे पास में भिवाड़ी के बाद में तिजारा है। कांकड़बाड़ी का किला तिजारा के अंदर स्थित है। इसके बाद में अलवर जो शहर है, इसके बारे में राजस्थान की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है अलवर। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर अलवर में होता है। इसके बाद में प्याज की बड़ी मंडी है अलवर में। मूसी महारानी की छतरी है, जिसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। उसके बाद में बख्तावर सिंह की छतरी है। अली बख्श ख्याल और संत चरणदास जी की जन्मस्थली और बम नृत्य, ये सारे के सारे अलवर के अंदर स्थित है। इसके बाद में बेरोड के अंदर पशु मेला भरता है सबसे बड़ा। उसके बाद में नीमूचाणा का किसान आंदोलन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके बाद में है काफ़ी और प्रसिद्ध शहर जो अलवर जिला के सरिस्का है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का ए नाम से, जो यहाँ पर सरिस्का के अंदर स्थित है। इसके बाद में सरिस्का बाघ रिजर्व, जिसे बाघों की मांद के नाम से जाना जाता है। सरिस्का पैलेस बाघ परियोजना संचालित है सरिस्का में। भर्तरी का मेला जो वर्ष में 2 बार लगता है, ये भी यहाँ सरिस्का के अंदर है। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर भरता है सरिस्का के अंदर। इसके बाद में है दोस्तों सिलीसेड महल है, वो राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंदन कानन। ये कौन सा महल है? वो कहलाता है नंदन कानन सिलीसेड महल। इसके बाद में सिलीसेड झील है, जो विनय सिंह द्वारा निर्मित की गई है। सिलीसेड झील ये अलवर में स्थित है। इसके बाद में मीठे पानी की ये झील है सिलीसेड, सबसे बड़ी। फिर आता है राजगढ़ के अंदर नारायणी माता का मंदिर है, जो नाई संप्रदाय है, इनकी कुलदेवी है। और उसके बाद में राजगढ़ का दुर्ग, जो यहाँ पर राजगढ़ के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद में दोस्तों पांडवपोल के अंदर अज्ञातवास के समय पांडवों का निवास स्थान माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी का हनुमान जी का लक्खी मेला, वो यहाँ पर पांडवपोल में भरता है। और हनुमान जी की शयन मुद्रा की विशाल मूर्ति है, वो भी यहाँ पर स्थित है पांडवपोल के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अलवर के लोकसभा क्षेत्र अलवर के अंदर कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर और दौसा, ये लोकसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद में विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आता है तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर या मंडावर, और बहरोड, बानसूर, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर और रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर।
ये सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र हैं अलवर के अंदर। इसके बाद में तहसीलें, तहसीलों के अंदर है अलवर, बानसूर, बहरोड, कटुमर, किशनगढ़ का बास, कोट कासिम, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर, राजगढ़, रामगढ़, थानागाजी, तिजारा, टेहला, रेणी, मालाखेड़ा, गोविंदगढ़, नारायणपुर, टपुकड़ा और नौगांव और नीमराना। ये सारी की सारी क्या है, तहसीलें जो अलवर के अंदर स्थित है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अलवर का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले अलवर का सामान्य परिचय के अंदर आप लोग देखेंगे कि अलवर का जो प्राचीन नाम है या प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था अलवर, जिसका प्राचीन नाम अलगपुर या सालो प्रदेश था। ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, ध्यान रखना। अलवर का प्राचीन नाम अलगपुर या सालो प्रदेश। अलवर राज्य की स्थापना प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी के अंदर की थी। किसने की थी? प्रताप सिंह ने। अलवर की स्थापना किसने की थी? अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी के अंदर। तथा इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर आदि उपनाम हैं जो अलवर के हैं। इसके बाद में चलते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 एकीकरण के प्रथम चरण में, यानी कि 18 मार्च 1948 के अंदर, 18 मार्च 1948 के अंदर एकीकरण का जो प्रथम चरण था, एकीकरण का प्रथम चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर एक मत्स्य संघ की स्थापना की गई। एक मत्स्य संघ बनाया गया, मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन थे? 18 मार्च 1948 को अलवर था, उसके बाद में भरतपुर था, धौलपुर था और करौली था। इनको मिलाकर 15 मई 1949 को एकीकरण के चतुर्थ चरण में जो चरण था एकीकरण का, इसके अंदर मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ। संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। कब हुआ था संयुक्त राजस्थान का संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 15 मई 1949 को। और इसको किस किस को मिलाने से हुआ? इसके अंदर चतुर्थ चरण के अंदर हुआ था और इसके अंदर वृद्ध राजस्थान, मत्स्य संघ को और वृद्ध राजस्थान को मिलाकर 15 मई 1949 को एकीकरण का चतुर्थ चरण था। इसके अंदर संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया। वर्तमान में अलवर है वो जयपुर संभाग के अंदर आता है, यानी कि वर्तमान में अलवर कहाँ पर आता है? जयपुर संभाग के अंदर आता है। अलवर के शासक थे विनय सिंह। इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह थे। तथा सन 1933 में तिजारा जो अलवर की एक तहसील में हुए दंगों के कारण, यहाँ पर दंगे हुए थे 1933 में, और इन दंगों के कारण से जो महाराजा थे तत्कालीन जयसिंह, इन जयसिंह को भारत से पेरिस से निर्वासित कर दिया गया था कंपनी के द्वारा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अलवर के जो किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन था, अलवर का किसान आंदोलन जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अलवर का किसान आंदोलन सन 1923-24 में, सन 1923 और 24 में बढ़ी हुई जो भू लगाने थी, इन लगान की जो दर थी, दरों के कारण राजा द्वारा, एक तो इसका कारण था अलवर किसान आंदोलन का कि 1923-24 के अंदर भूमि की जो कर है, लगान है, इनको बढ़ा दिया था। और दूसरा था राजा के द्वारा पाले गए सुअर, राजाओं के द्वारा सुअर पाले जाते थे और ये सुअर क्या करते थे कि जो किसान थे, इन किसानों की जो फसलें थी, इन फसलों को क्या करते थे? नष्ट कर देते थे, रात में इन फसलों को खा जाते थे। इसके कारण से जो किसान है वो काफ़ी नाराज हो गए, काफ़ी आक्रोशित हुए और उन्होंने अलवर के अंदर किसान आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में है नीमूचना का हत्याकांड। 13 मई 1925 को कमांडर था छज्जू सिंह, जिनके नेतृत्व में किसानों की एक सभा हो रही थी नीमूचना स्थान पर, और वहां पर घेर कर इनको गोलियां चलवा दी गई और जिसमें कई किसान है वो शहीद हो गए। और नीमूचना को है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा उपाधि दी थी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। दोहरी डायरशाही कौन से आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने ये संबोधन किया था, यह संज्ञा दी थी? नीमूचना किसान आंदोलन के लिए दी थी और गांधी जी ने दिया था दोहरी डायरशाही। इसके बाद है अलवर प्रजामंडल। सन 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने कांग्रेस समिति थी एक, उस कांग्रेस समिति नाम की संगठन था, इस संगठन का नाम बदलकर अलवर प्रजामंडल कर दिया था। कब किया था? 1938 में
पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने कांग्रेस समिति नाम की एक संगठन था, कांग्रेस समिति, इसका नाम बदलकर अलवर प्रजामंडल किया। अलवर के अंतिम महाराजा तेज सिंह पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था। अलवर के अंतिम महाराजा तेज सिंह थे, इन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है वो लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की कौन सी, अलवर जो रियासत है यहाँ के कौन जो राजा थे, अलवर से कौन जो महाराजा थे जो जिनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है वो लगाया गया। तो महाराजा तेज सिंह के ऊपर, किसके ऊपर? तेज सिंह के ऊपर। इसके बाद में चलते हैं हम राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य क्या है? राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित, मैंने बताया पहले ही, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित अलवर जिले को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको एनसीआर बोलते हैं, ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसके अंदर दिल्ली के आसपास के जितने भी जो क्षेत्र आते हैं, इन काफ़ी क्षेत्रों को है एनसीआर के अंदर या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर हमारा राजस्थान का अलवर शामिल है, जो जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर और जोधपुर के बाद में राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है जयपुर, और जयपुर के बाद में है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में है अलवर। अलवर तीसरे नंबर पर है राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से जिला। इसके बाद में है पड़ोसी राज्य। इसके अलवर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो अलवर की सीमा है वो हरियाणा राज्य से लगती है, और इसके जो पड़ोसी जिले हैं इनके अंदर है अलवर की सीमा जयपुर से लगती है, भरतपुर और दौसा से लगती है। आपको ध्यान रखना है, जयपुर अलवर की सीमा है वो 3 जिलों से लगती है, जयपुर, भरतपुर और दौसा, और एक राज्य हरियाणा से। इसके बाद में प्रमुख पर्वत चोटियाँ जो अलवर जिले के अंदर स्थित है, यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, उनमें बिलाली जिसकी है 775 मीटर, 775 मीटर है। कौन है? बिलाली। बिलाली है वो 775 मीटर, और इसके बाद में बेराट है। बेराट की कितनी ऊंचाई है? 704 मीटर। और उसके बाद में सिरावास, बानगढ़, ये जो है प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो अलवर जिले के अंदर है अरावली पर्वतमाला की। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंची 775 मीटर, और बेराट है वो सेकंड नंबर पे 704 मीटर। इसके बाद में नदियां, यहाँ की प्रमुख नदियों में साबी है, रूपारेल है, सोता, गौर, काली, ये नदियां हैं जो प्रमुख रूप से यहाँ अलवर जिले के अंदर बहती हैं। इसके बाद में यहाँ पर जिलों के अंदर हम देखेंगे यहाँ की मंगलासर, जयसमंद, सिलीसेड, जयसागर, मानसरोवर, देवाती, तिजारा बांध और हरसोरा, विजय सागर एवं बावरिया प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं। और इसके बाद में जो प्रमुख झील हैं सिलीसेड झील, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिलीसेड झील के बारे में हम देखते हैं। सिलीसेड झील है ये अलवर जिले के अंदर स्थित है और अलवर में ही स्थित है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है वो कौन सी झील है जिसे नंदन कानन की, राजस्थान का नंदन कानन की उपाधि दी गई है, तो सिलीसेड झील। इस झील अलवर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है ये, और जिसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने करवाया था 1845 ईस्वी में। कब करवाया था? 1845 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा इस सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण है इन्होंने अपनी जो रानी थी, रानी शीला का नाम आपने सुना होगा, रानी शीला के लिए इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा। और इस झील के किनारे सिलीसेड महल का निर्माण करवाया गया है, जो भी अपनी महारानी शीला के लिए इन्होंने करवाया था। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों हम वन्य जीवों की तरफ। तो अलवर के जो वन्य जीव हैं इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा शुभंकर, अलवर का शुभंकर है वो सांबर है। और इसके बाद में सरिस्का बाघ रिजर्व, बाघों की मांद, जिसे बाघों की मांद कहते हैं, ये उपनाम से प्रसिद्ध है सरिस्का बाघ रिजर्व। और अभ्यारण्य की स्थापना यहाँ पर की थी 1955 में। सरिस्का जो बाघ रिजर्व है इसकी अभ्यारण्य की स्थापना कब की थी? 1955 में। और ये 866 वर्ग किलोमीटर में, 866 वर्ग किलोमीटर में या वर्ग स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये फैला हुआ है। और उसके बाद में 1979 ईस्वी के अंदर इसे बाघ परियोजना के अंदर शामिल किया गया। अगर आपको पूछा जाए सरिस्का बाघ रिजर्व को बाघ परियोजना के अंदर कब शामिल किया गया था? 1979 में। और ये अभ्यारण्य तो 1955 में ही बना दिया गया था, लेकिन ये बाघ रिजर्व जो परियोजना है इसके अंदर 1979 के अंदर इसको लाया गया था 1979 में। और यहाँ पर बाघ, बकेरा और जरख, जंगली बिल्ली, चीतल, सांबर, हरा कबूतर और नीलगाय यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं जो इस सरिस्का बाघ रिजर्व के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से? अलवर में बड़ौदा,
एवं जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए गए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिकार है वो नहीं किया जा सकता। ये शिकार निषेध क्षेत्र घोषित किए गए हैं अलवर में बड़ौदा और जोड़िया आखेट क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो सरिस्का ए। सरिस्का ए के नाम से है सरिस्का ए के नाम से अभ्यारण्य है जो अलवर में ही स्थित है और ये राजस्थान राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं हम सेकंड लाइन हमारी जो पशु संपदा की है। पशु संपदा के अंदर हम देखें तो अलवर के अंदर जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, मुर्रा, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली मानी जाती है और जिसके जो सींग हैं वो ऐसे होते हैं। हमारे भी अगर घर में गांव में कहीं पे भी अगर भैंस की जरूरत होती जाते हैं तो पहले देखते हैं कि जो सींग है वो खुंडी होनी चाहिए। ये जो खुंडी है यही मुर्रा है, ये मुर्रा भैंस है, इसी के ही जो सींग है वो खुंडी होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जखराना नस्ल की बकरी, अगर यहाँ पर भैंस की पूछे तो मुर्रा भैंस की नस्ल है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अलवर के अंदर पाई जाती है राजस्थान के अंदर। और उसके बाद में जखराना नस्ल की बकरी ये यहाँ की प्रसिद्ध है। अलवर में राजकीय सुअर पालन केंद्र है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर राजकीय सुअर पालन केंद्र कहाँ पर है? अलवर में। और राज्य में सर्वाधिक वागड़ी नस्ल की भेड़ है, वागड़ी नस्ल की भेड़ है, ये आप ध्यान रखना। मैं अपना टेलीग्राम और अपना जो ये BL एजुकेशन मोटिवेशन प्लेटफॉर्म है इसको आप जरूर ज्वाइन करें और बेल आइकन दबा दें ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो या आपको नोटिफिकेशन है वो जरूर मिल जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको क्यूज के अंदर डाला था, ये जो हमारा पोस्ट होता है पोस्ट के अंदर मैंने ये इसमें डाला था क्वेश्चन और वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन इसका आंसर राइट भी किए थे। तो वहाँ से भी आपकी जो प्रिपरेशन है उसका जायजा आपको समय समय पर मिलता रहता है, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आप जरूर बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करें चैनल को अपने परिवार से जुड़ने के बाद में। तो यहाँ पर जो वागड़ी नस्ल की भेड़ है वो सर्वाधिक अलवर में पाई जाती है। इसके बाद में भरतपुर में भी ये वागड़ी नस्ल की भेड़ है वो पाई जाती है। आपको ध्यान रखना, अलवर में मुर्रा भैंस, उसके बाद में जखराना नस्ल की बकरी और सुअर पालन के अंदर, और इसके बाद में वागड़ी नस्ल की भेड़, ये सबसे ज़्यादा अलवर में मिलती है। इसके बाद में जल परियोजनाएं, यहाँ पर मंगलासर बांध ये परियोजना है। इसके बाद में तिजारा बांध, देवती बांध, हमीरपुर बांध और आनंदपुर बांध और जयसमंद बांध परियोजना कार्यरत है जल परियोजनाओं के अंतर्गत अलवर के अंदर। आपको ध्यान रखना है मंगलासर, तिजारा बांध, देवती बांध, हमीरपुर बांध और आनंदपुर बांध, जयसमंद बांध परियोजनाएं। इसके बाद में कृषि फसलों के अंदर सरसों, गेहूं, मूंगफली, ज्वार एवं चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी है? सरसों, गेहूं, मूंगफली, ज्वार और चना प्रमुख फसलें। अलवर में राज्य की प्रथम प्याज मंडी स्थापित की गई है। राज्य की प्रथम प्याज मंडी कहां पर राज्य की स्थापित की गई है? अलवर के अंदर, अलवर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के अंदर कहां पर किया जाता है? अलवर के अंदर किया जाता है। इसके बाद में खनिजों के अंदर मैग्नीज, फेल्सपार, अब्रक, संगमरमर के अंदर जीरी और दादमपीर, इस प्रकार का संगमरमर है वो अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद में स्लेट पत्थर, बेराइट, सोपस्टोन और कैल्साइट, क्वार्ट्ज, पायरोफाइलाइट, फायर क्ले, तांबा, सिलिका सैंड और लाइमस्टोन वे ग्रेनाइट अलवर के प्रमुख खनिज हैं। खोदरीबा परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खोदरीबा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। खोदरीबा परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है तांबा से और कहाँ पर है? अलवर में। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो आया है। राज्य में सर्वाधिक स्लेटी पत्थर अलवर के जबराना के अंदर स्लेटी पत्थर मिलता है और माटोन, नीमराना और बेरोड से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा जो स्लेटी पत्थर हैं ये अलवर के जबराना में, माटोन, नीमराना और बेरोड में प्राप्त होता है। लेकिन खोदरीबा वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों उद्योगों के अंदर हम देखते हैं भिवाड़ी राज्य का नवीन मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी, जो अलवर में है। फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी ने भिवाड़ी में कांच विनिर्माण की इकाई स्थापित की है, यानी कि कांच बनाने का कारखाना है वो भिवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया है और ये फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी नाम से कंपनी है जिसने किया है। इसके बाद में नीमराना में राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ कई जापानी कंपनियां अपने कल कारखाने लगा चुकी है, इसलिए इसको नीमराना को क्या कहते हैं? जापानी जोन। जब कभी भी आप दिल्ली से अगर आप जयपुर आएंगे और अगर NH 8 से आएंगे तो आप देखेंगे शाहपुरा, यहाँ से दारूहेड़ा के बाद में जब शाहपुरा
शाहजहाँपुर। और इसके बाद में जब ये नीमराना आता है तो यहाँ पर जापानी जोन नाम से आपको बोर्ड मिल जाएंगे, आप देखना वहाँ से। यही जो जापानी जोन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कई जापानी कंपनियाँ हैं जो अपने कल कारखाने लगा चुकी है कल पुर्जे बनाने के लिए। और इसके बाद में ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑटोमोबाइल्स पार्क भी यहाँ पर एक नीमराना में स्थापित किया गया है, जो कहाँ पर है, खुसखेड़ा में। खुसखेड़ा के अंदर ऑटोमोबाइल पार्क है वो स्थापित किया गया है। इसके बाद में परिवहन के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है जो अलवर जिले से होकर जाती है, जो राज्य का सबसे व्यस्ततम यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी राजमार्ग है। ये राजमार्ग संख्या 17B आपको मैंने बताया था, एक 71B ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे छोटा है और ये अलवर के अंदर स्थित है। और ये रेवाड़ी हरियाणा से लेकर और दारूहेड़ा तक ये जाता है, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये कितने किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलवर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो इससे औद्योगिक जो कॉरिडोर है इसको काफ़ी इससे सहायता मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर ये इसका काफ़ी प्रसिद्धि और ये उद्योग के लिए काफ़ी विकसित होने जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों पढ़ते हैं हम स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर। यहाँ पर दर्शनीय जो स्थल है उनके बारे में। बाला किला, इसका निर्माण संभवतः 1049 में 1049 ईस्वी के अंदर बाला किला का निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण है वो कोकिल देव के पुत्र आमेर के जो नरेश थे, कोकिल देव आमेर जो जयपुर के अंदर है, यहाँ के जो नरेश थे कोकिल देव, इनके पुत्र अलगू राय ने करवाया था। किसने करवाया था, अलगू राय ने बाला किला का निर्माण करवाया था। और इनका निर्माण है वो इसका 1049 ईस्वी में आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि इसके अंदर बाद में दोबारा इसको फिर से बनाया गया। और ये बनाया गया था 1550 ईस्वी में, पुनर्निर्माण करवाया था इसका पुनर्निर्माण। और ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये हसन खां मेवाती के द्वारा। हसन खां मेवाती, आपको ध्यान रखना है, इसका पुनर्निर्माण बाला किला का किसने करवाया था, हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में। और इस दुर्ग को अलवर का किला, कुमारा किला और 52 दुर्गों का लाडला इस नामों से पुकारा जाता है, इस नामों से बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है, बाला किला का नाम क्या है, अलवर का किला बोलते हैं इसे, कुमारा किला बोलते हैं और 52 दुर्गों का लाडला भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में बानगढ़ का किला, इसका निर्माण 1533 ईस्वी में महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। इसे भूतों का किला भी कहते हैं। बानगढ़ का दुर्ग आपने सुना होगा, कई यूट्यूब चैनलों पर और व्लॉग्स के अंदर इसको देखा होगा, बानगढ़ का किला। इसको भूतों का किला कहा जाता है। और 1533 ईस्वी में इसे भगवंत दास ने बनवाया था। भगवंत दास ने, महाराजा भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था 1533 ईस्वी में। इसके बाद में है राजगढ़। राजगढ़ का निर्माण है वो राव प्रताप सिंह के द्वारा करवाया। इसके बाद में कांकणबाड़ी किला, राजगढ़ कस्बे में स्थित इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। कांकणबाड़ी जो किला है इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया था। तथा इसमें औरंगजेब ने अपने पुत्र औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह, इसको इसने औरंगजेब ने यहाँ पर कैद करके रखा था। कहाँ पर, कांकणबाड़ी का किले में। यह आपको ध्यान रखना है, दारा शिकोह को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था, कांकणबाड़ी का किला जो राजगढ़ में स्थित है। इसके बाद में अजबगढ़ का किला, इसका निर्माण बानगढ़ किले के समीप माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, अजब सिंह ने। बानगढ़ किला है उसके समीप इसका निर्माण माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह ने करवाया था। इसके बाद में दोस्तों नीमराना का दुर्ग है। नीमराना का दुर्ग है वो 1464 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण 5 मंजिला नीमराना किला पंचमहल के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1464 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये पहाड़ी पर निर्मित है और 5 मंजिला नीमराना किला, इसको 5 मंजिला बनाया गया और नीमराना किला या पंचमहल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद में पहाड़ी किला केसरौली, यदुवंशी राजपूतों द्वारा 14वीं सदी के अंदर इसको बनाया गया था। ये किला अपने बुर्ज, प्राचीर और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आपको कि जो पहाड़ी किला केसरौली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बुर्ज, प्राचीर और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया है। किसके रूप में किया गया है इसको विकसित, हेरिटेज होटल के रूप में। इसके बाद में मुसी महाराणे की छतरी जो काफी प्रसिद्ध है अलवर की, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था
विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान, जो महाराजा बख्तावर सिंह है इनकी पासवान रानी, जिसे मूसी महारानी की स्मृति में इस छतरी का निर्माण यहाँ पर करवाया था और 1815 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की स्मृति में इस मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया और इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 80 खंभों की छतरी, क्योंकि इसके अंदर 80 खंभे लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। इसके अलावा अलवर में नेडा की छतरियाँ, बख्तावर सिंह की छतरी, टेला की छतरी और सफदरगंज की छतरी, सफदरगंज की मीनार भी यहाँ पर स्थित है अलवर में। इसके बाद में दोस्तों नीमराणा की बावड़ी, नीमराणा की बावड़ी भी हम देख लेते हैं। नीमराणा की बावड़ी, इसका निर्माण विक्रम संवत 1740 ईस्वी में महाराजा मान सिंह के द्वारा किया गया। मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये 9 मंजिला बावड़ी है, 9 मंजिला बावड़ी है ये, ध्यान रखना आपको, 9 मंजिला बावड़ी तथा मार्च 2018 में, मार्च का महीना 2018 के अंदर इसे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया। यानी कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारक इसको घोषित किया गया है मार्च 2018 में नीमराणा की बावड़ी को। निर्माण 1740 ईस्वी में महाराजा मान सिंह के द्वारा। इसके बाद में है कुतुब खाना। अलवर में महाराजा विजय सिंह के शासनकाल में 1837 ईस्वी में कुतुब खाना, जिसे पुस्तकशाला कहते हैं, की स्थापना की गई थी महाराजा विजय सिंह के द्वारा 1837 में। इसके बाद में है होप सर्कस, ये भव्य कैलाश बुर्ज अलवर शहर के मध्य में स्थित है। लॉर्ड लिनलिथगो की पुत्री होप, लॉर्ड लिनलिथगो इनकी पुत्री जिसका नाम होप था, इस होप के नाम पे ही इस बुर्ज का नाम रखा गया है होप सर्कस, जो अलवर शहर है इसके बीचों बीच के अंदर ये स्थित है। इसके बाद में है फतेहगंज गुम्बद। इस 5 मंजिला गुम्बद का निर्माण 1547 ईस्वी को फतेहगंज खां की स्मृति में करवाया गया था। फतेहगंज गुम्बद है, इसका निर्माण 5 मंजिला गुम्बद और 1547 ईस्वी में फतेहगंज खां की स्मृति में। फिर है विजय मंदिर महल, इसका निर्माण 1918 में, विजय मंदिर महल का निर्माण 1918 में महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया, जिसमें सीताराम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आपको ध्यान रखना है सीताराम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर महल के अंदर, जिसका निर्माण 1918 ईस्वी में महाराजा जय सिंह के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों अलवर सिटी पैलेस। अलवर सिटी पैलेस जिसका निर्माण राजा बख्तावर सिंह द्वारा 1793 ईस्वी में करवाया गया था। महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा 1793 ईस्वी में 1793 में। इसकी वास्तुकला में राजपूताना व इस्लामिक शैलियों की सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। राजपूती और इस्लामिक शैलियों का सुंदर समन्वय कॉम्बिनेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? अलवर सिटी पैलेस के अंदर, और ये महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा बनवाया था 1793 ईस्वी में। इसके आंगन में एक कमल का फूल के आकार का संगमरमर का एक मंडप लगा हुआ है, जो काफ़ी सुंदर और देखने के लिए काफ़ी भव्य है। वर्तमान में इस पैलेस में सरकारी कार्यालय संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में ये किस काम के लिए आ रहा है? सरकारी कार्यालयों के लिए यहाँ पर सरकारी ऑफिस चलाए जा रहे हैं। इसके बाद में है दोस्तों पुरजन विहार। पुरजन विहार के अंदर एक हेरिटेज पार्क है ये, जिसे स्वतंत्रता पूर्व कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था। कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था पुरजन विहार को। अन्य स्थानों की तुलना में अधिक ठंडा रहने के कारण इसे महाराजा मंगल सिंह ने 1885 में महाराजा मंगल सिंह ने 1885 ईस्वी के अंदर इसे शिमला नाम दिया था। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का शिमला किसको नाम दिया गया है, तो पुरजन विहार को दिया था, और मंगल सिंह ने दिया था 1885 ईस्वी में, क्योंकि ये बाकी स्थानों से ज़्यादा ठंडा है। सरिस्का पैलेस, इसमें पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लगभग 300 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो 8वीं से 12वीं सदी के बने हुए हैं। 8वीं से 12वीं सदी के बने हुए हैं ये मंदिर, जो हिंदू और जैन मंदिर हैं सरिस्का पैलेस में। 19वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वारा शाही शिकार लॉज के रूप में निर्मित ये सरिस्का महल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। वर्तमान में ये एक लग्जरी होटल के रूप में प्रचलन में है। इसके बाद में दोस्तों ताल वृक्ष के अंदर ये स्थल है वो अलवर से 35 किलोमीटर की दूरी पर अलवर नारायणपुर मार्ग पर स्थित है। ताल वृक्ष जो पहाड़ों की गोद में सघन वृक्षों से आच्छादित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ ऋषि मांडव्य
ने तप किया था और इसी स्थान पर गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। वो कहाँ पर है? ताल वृक्ष में, जो अलवर से 35 किलोमीटर दूर अलवर नारायणपुर मार्ग पर स्थित है। इसके बाद में है गरबाजी झरना। गरबाजी झरना ये अलवर में स्थित और एक पवित्र झरना माना जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम भर्तरी मंदिर की तरफ, और भर्तरी मंदिर है ये अलवर के अंदर स्थित है। भर्तरी मंदिर दोस्तों अलवर में उज्जैन के राजा भर्तरी की तपोस्थली है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी एवं अष्टमी को मेला लगता है। ये स्थल कनफड़े नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। ये जो कनफड़े, जिनके कान फाड़े हुए होते हैं, ये जो कान है ये फाड़े हुए होते हैं और इसके अंदर ऐसे मोटे मोटे छल्ले टाइप वाइट ये पहने हुए होते हैं, जिनको कनफड़े, और यहाँ पर भी इनके कान है जो छेद होते हैं, यहाँ पर भी ये छल्ले पहनते हैं, तो इनको कनफड़े नाथ संप्रदाय होते हैं। इनका प्रमुख ये तीर्थ स्थल है भर्तरी मंदिर, जो अलवर में स्थित है और यहाँ के उज्जैन के राजा भर्तरी की तपोस्थली है ये। इसके बाद में नारायणी माता, नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित है। नारायणी माता का मूल नाम करमेती था, करमेती बाई। जो नारायणी माता है इनका मूल नाम क्या था? करमेती बाई। ये वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है। इस मंदिर के पुजारी है वो मीणा जाति के लोग होते हैं। मीणा जाति के लोग हैं वो नारायणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और ये नाई समाज की कुलदेवी है। इसके बाद में नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में स्थित। इस मंदिर के एक शिलालेख के अनुसार बड़ गुर्जर राजा अजयपाल, जो गुर्जर राजा था अजयपाल, इन्होंने विक्रम संवत 1010 के अंदर नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण यहाँ अलवर में करवाया था। ये एक शिलालेख से पता चलता है, एक शिलालेख के द्वारा हम जान पाते हैं। इसके बाद में जिलानी माता का मंदिर अलवर के बहरोड गांव में स्थित है, जो गुर्जर समाज की कुलदेवी है। जिलानी माता किस समाज की कुलदेवी है? गुर्जर समाज की, और ये अलवर के बहरोड के अंदर स्थित मंदिर है। इसके बाद में पनोरमा, यहाँ वीर हसन खान मेवाती पनोरमा, कृष्ण भक्त अली बख्श पनोरमा मुंडावर और राजा भर्तरी की पनोरमा स्थित है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं नालदेश्वर तीर्थ स्थल। किसकी तरफ? नालदेश्वर तीर्थ स्थल ये अलवर में स्थित है। ये अलवर में स्थित एक पुराना शिव मंदिर है। उसके बाद में पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को मेला यहाँ पर लगता है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर में। इसके बाद में बिलारी माता का मंदिर अलवर में स्थित मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बिलारी माता का मेला लगता है। इसके बाद में नौगांव के जैन मंदिर, ये भगवान मल्लीनाथ को समर्पित प्रमुख जैन मंदिर है, जो तिजारा के चंद्र प्रभु के जैन मंदिर स्थित है। तिजारा में भी चंद्र प्रभु के जैन मंदिर स्थित हैं और नौगांव के जैन मंदिर है वो भगवान मल्लीनाथ को समर्पित है, ये प्रमुख जैन मंदिर है। इसके बाद में ताल वृक्ष, अलवर में स्थित ताल वृक्ष ऋषि मांडव्य की तपोस्थली माना जाता है। और लाल मस्जिद तिजारा कस्बे के पूर्व में स्थित मस्जिद को लाल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की संरचना आयताकार, जिसके चारों कोनों पर मीनारें और मेहराबदार द्वार बने हुए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं हम सांस्कृतिक परिदृश्य की तरफ, और सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर क्या है? अली बख्श ख्याल, जो अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। अलवर में प्रचलित अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श जी मूलतः मुंडावर ठिकाने के ठाकुर खुड़े खां के पुत्र थे। जो मुंडावर ठिकाने के ठाकुर खुड़े खां के पुत्र थे अली बख्श, जिन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अलवर का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्श को। इसके अनुसार इसके अतिरिक्त अलवर में रतवाई और ढप्पाली राग भी गाए जाते हैं तथा ढप्पाली ख्याल विशेष रूप से लक्ष्मणगढ़ में प्रचलित है। यह आपको ध्यान रखना। ढप्पाली मुख्य रूप से लक्ष्मणगढ़ के अंदर प्रचलित हैं और रतवाई और ढप्पाली ये भी अलवर के अंदर गाए जाते हैं। इसके बाद में है कागजी बर्तन। अलवर के पतली परत के कागजी बर्तन कागजी पोट्री प्रसिद्ध है। अलवर का खारी नृत्य प्रसिद्ध है तथा बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। बम नृत्य है वो अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर का खारी नृत्य भी प्रसिद्ध है और भरतपुर के अंदर बम नृत्य और अलवर में बम नृत्य है वो किया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों अलवर चित्रकला शैली।
अलवर की जो चित्रकला शैली है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। ये चित्रकला शैली है ढूंढाड़ स्कूल का भाग है, ढूंढाड़ स्कूल का भाग है तथा महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। कल हमने अजमेर के अंदर पढ़ा था, अजमेर के अंदर स्वर्ण काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो वो कौन सा चौहान शासक थे उसका आप कमेंट करके मुझे आंसर दें जरूर, ताकि आपको पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं तो उसमें कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है जिसके प्रमुख चित्रकार मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली और सहदेव व नंदराम है। यह आपको ध्यान रखना है। अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? विशेषताएं, मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण था। हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण कौन थे? मूलचंद नामक चित्रकार। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। ये शैली ईरानी, जयपुर और मुगल शैली का उचित समन्वय है। अगर आपको पूछा जाए ईरानी, जयपुर और मुगल शैली का उचित समन्वय कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अलवर शैली के अंदर। तथा लघु चित्रण अलवर शैली की अपनी एक विशेषता है। इसके बाद में दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व जो अलवर से बिलोंग करते थे और जिन्होंने काफ़ी यहाँ पर हमारा चाहे 1857 की क्रांति हो चाहे इसके बाद का जो राजस्थान हो, इन सभी के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। इन्हें वाटरमैन भी कहते हैं। तथा जल संरक्षण के कारण इनको रेमने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजेंद्र सिंह द्वारा तरुण भारत संघ नामक संगठन एनजीओ की स्थापना की गई है। राजेंद्र सिंह के द्वारा तरुण भारत संघ नामक एक संगठन जो एनजीओ है इसकी स्थापना की गई है। पायल जांगीड़, प्रदेश में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की प्रथम बालिका पायल जांगीड़, ये अलवर से बिलोंग करती है। उसके बाद में ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, एवरेस्ट पर्वत को फतेह करने वाले राजस्थान के प्रथम नागरिक। राजस्थान के प्रथम नागरिक कौन है जो एवरेस्ट को फतेह किया था? ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, जिनकी फोटो साइड में दे रखी है बगल में, आप देखें। इसके बाद में दोस्तों संत चरणदास जी, यह है संत चरणदास जी। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था तथा इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया। चरणदासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? संत चरणदास जी के द्वारा। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और इसकी दो प्रमुख शिष्या सहजोबाई और दयाबाई हुई। इस संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता था। जैसे बिश्नोई संप्रदाय है उसके अंदर 20+9 ये 29 नियम जो दिए गए थे। और इसके अलावा इसी तरह इस जो चरणदासी संप्रदाय इसके अंदर 42 नियम दिए गए थे। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इस संप्रदाय में दो प्रकार के अनुयायी विरक्त और ग्रस्त होते थे। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सौरोदय एवं भक्ति सागर है तथा सेजोबाई ने 16 प्रकाश व 16 तिथि नामक ग्रंथों की रचना की थी। सेजोबाई के द्वारा अगर आपको पूछा जाए 16 प्रकाश और 16 तिथि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है ग्रंथों की रचना, तो सेजोबाई के द्वारा। और चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सौरोदय और भक्ति सागर। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका ग्रंथ की रचना की है जो संत चरणदास जी के शिष्य थी और ये चरणदास जी संप्रदाय के प्रमुख आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व थे। संत लालदास जी, इनके बारे में हम चर्चा करें। इनका जन्म मेव जाति में हुआ और ये धौलीदू अलवर में हुआ। इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया। इनकी प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। इन्होंने तिजारा के अंदर मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा लेकर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। लालचंद जी ने कौन सी भक्ति की थी? निर्गुण भक्ति इन्होंने की थी। और इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? इन्होंने दीक्षा ली थी तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती, इनसे इन्होंने दीक्षा लेकर अपना जो इस लालदासी संप्रदाय इसको आगे बढ़ाया और इसकी मुख्य पीठ जहाज भरतपुर के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों लालदास जी के उपदेश वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। लालदास जी के जो उपदेश है वो वाणी नामक एक ग्रंथ है। वाणी नामक ग्रंथ के अंदर इनके उपदेश है वो संग्रहित है तथा इनकी समाधि अलवर जिले के शेरपुर में स्थित है। संत लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? अलवर जिले के शेरपुर में। इसके बाद में है देवकी नंदन शर्मा। भीति व पशु पक्षियों के चित्रण में महारत हासिल होने के कारण इन्हें मास्टर ऑफ
नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा को। जो भित्ति का मतलब होता है जो दीवारें होती है, जो भींत होती है राजस्थानी भाषा के अंदर, इसके ऊपर पशु पक्षियों के चित्रण या पशु पक्षियों के चित्र बनाने के अंदर इन्होंने महारत हासिल की थी, इसलिए इनको मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद में जेसुखबाई रियासत काल में गायक कलाकार थी और डॉक्टर जय सिंह नीरज, अलवर निवासी डॉक्टर जय सिंह नीरज को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के कौन से व्यक्तित्व जिनको किया गया था? डॉक्टर जय सिंह नीरज को। और किसके द्वारा किया गया था? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इसके बाद में है जहूर खां मेवाती, अलवर के जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 100 बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। प्रसिद्ध भपंग वादक कौन है? जहूर खां मेवाती, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में विविध तथ्य जो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला जिला है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का गठन वर्ष 1987-88 के अंदर किया गया था। उसके बाद में है डडीकर, यहाँ आदि मानवों के बनाए हुए 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ पर हुए हैं? डडीकर के अंदर। इसके बाद में दोस्तों राज ऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के अंदर स्थापित किया गया था। इसके बाद में है चंदौली, भारत का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव चंदौली अलवर में स्थित है। अल्पसंख्यक साइबर गांव ये कहाँ पर स्थित है? चंदौली के अंदर, और चंदौली कहाँ पर है? अलवर में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम अलवर जिले का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी हमारा पॉइंट या टॉपिक अगर किसी भी प्रकार का इवेंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करें, अपने टेलीग्राम चैनल पे करें BL एजुकेशन मोटिवेशन पे, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि उसका हम अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।